हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। हमारा जो सीरीज चल रहा है जनरल एग्रीकल्चर का, ये डेडिकेटेड है प्लांट प्रोटेक्शन या बिहार में आने वाली अपकमिंग वैकेंसी। और ये सिर्फ प्लांट प्रोटेक्शन और बिहार में आने वाली वैकेंसी के लिए ही नहीं है, बल्कि आप इंडिया के कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम देते हैं, इवन नाबार्ड एफ जैसे एग्जाम देते हैं, तो आपको जनरल एग्रीकल्चर से 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी कभी ये संख्या बढ़कर 8 से 10 भी हो जाती है। तो अगर आपने भी अभी तक एक भी क्लास नहीं देखी है, या एक क्लास या 2 क्लास आपने मिस की है, डेट मीन्स जितने क्लास मिस किया आपने उतना नंबर मिस कर दिया। इतना कॉन्फिडेंस से बोलने का सीधा मतलब यही है कि हमने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके ये पाया है कि जनरल एग्रीकल्चर कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आई होप कि आप एक एक क्लास बहुत अच्छे से किए होंगे और उसका नोट्स भी बनाते होंगे, क्योंकि जब जनरल एग्रीकल्चर समाप्त हो जाएगा तो हम आपके नोट्स को वेरीफाई करेंगे। और ये वेरिफिकेशन कहाँ करेंगे, कैसे पता लगा पाएंगे? तो ये वेरिफिकेशन हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो नेक्स्ट ऑफिसर के नाम से है, उस पे हम करेंगे। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसे हो जिनको पता ना हो कि अपना ग्रुप का चैनल या लिंक का नाम क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ होगा, वहाँ से आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, या लिंक प्रोवाइड कराया होगा, वहाँ से आप ऐड करेंगे। बाकी आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास को हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, कल की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल हमने इंटरनेशनल और नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ा था कि कितने नेशनल इंस्टीट्यूट है, कितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। ये सारे इंस्टीट्यूट हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया था आपको, और एक एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर करते हुए आगे हमने बढ़ा था। उसके बाद फिर हमने इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट के बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम के बारे में बात की थी कि कॉटन हो गया, एक्वा कल्चर हो गया, कॉटन टेक्नोलॉजी हो गया, कहाँ पे है, ये सारी बात हम कर चुके हैं। उसके बाद हम एनआरसी के बारे में बात किए थे कि एनआरसी क्या होता है। तो एनआरसी, एन फॉर नेशनल, आर फॉर रिसर्च और एस फॉर सेंट्रल। अलग अलग क्रॉप के लिए, अलग अलग फ्रूट्स के लिए, अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग एनआरसी होता है, जो आपको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने 6 नेशनल ब्यूरो के बारे में बात की थी कि अपने पास 6 नेशनल ब्यूरो हैं। फिर हमने रेवोल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में, और उसके फादर के बारे में हमने बात की थी कि कौन सा रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है और किसका पर्पस क्या था, और उसके फादर कौन है। फादर डैट मीन्स कि उस रेवोल्यूशन का एक मोड़ देने वाला, उस रेवोल्यूशन का एक सफल बनाने वाला जो व्यक्ति है, उनको हम फादर कह देते हैं, उनको हम जनक कहते हैं। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट भी हमने बात की थी कि अलग अलग क्रॉप पे ऑल इंडिया रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया गया था। सिटी रिकोगनाइजेशन की हमने बात की थी कि किस सिटी का क्या पहचान है, उसके बारे में हमने बात की। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, और नामांकन यानी कि एक सिटी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आया भी है। उसके बाद हमने आपसे बोला था कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है ये कल हम देखेंगे, और इसके साथ साथ कुछ और बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को, जिसमें हम वेरियस ऑफ साइंटिस्ट के बारे में जिक्र करेंगे, और उस साइंटिस्ट का किससे रिलेशन है, यानी कि किसका फादर कहा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो आज का क्लास है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही, और उसके साथ साथ कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो यहाँ से आपको एक नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर बहुत ज़रूरी है, और पीछे के लेक्चर भी ज़रूरी है, लेकिन उन सब में अगर सबसे इम्पोर्टेंट माना जाए तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर है। बात करते हैं एक तरफ सेगमेंट, यानी कि एक तरफ उसके ऐसा कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, और एक तरफ रिलेटेड पर्सन का नाम लिखा गया। जेट्रो टूल, जिन्होंने ट्रिपल एच बुक 1731 में लिखा था, उस बुक में वेरियस ऑफ कंसेप्ट जैसे कि जीरो टीलेज, मॉडर्न टीलेज, टीलेज, सारी जिक्र उन्होंने किया था। तो टीलेज और मॉडर्न टीलेज के फादर पूछे आपसे तो जेट्रो टूल लगा के आएंगे। फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी अगर पूछे कि एग्रोनॉमी के फादर कौन है, तो पीटर डिक्रेंसी को हम मॉडर्न एग्रीकल्चर के फादर कहते हैं, मॉडर्न एग्रोनॉमी का। वहीं अगर जीरो टीलेज के फादर की बात करें तो जेबी ट्रिपलेट है, जी है, याद रखिएगा, ठीक है, जी फॉर गुड, जेबी ट्रिपलेट है।
अब यहाँ पे जीरो टिलेज के फादर तो जेबी ट्रिपलेट है, लेकिन जीरो टिलेज जो शब्द है सबसे पहले जेठो टूल ने दिया था ट्रिपल एच बुक में। उस बुक में जीरो टिलेज के बारे में जिक्र किया गया था। इसलिए जीरो टिलेज टर्म किसने दिया था अगर आपसे पूछे, देन हम जेठो टूल को लगा के आएंगे, या जेठो टूल सही होगा। लेकिन आपसे पूछे फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है, तब हो जाएगा जेपी ट्रिपलेट। इस बात को याद रखेंगे। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ एनी क्रॉप विदाउट यूजिंग ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंसेस टू प्रोटेक्ट, टू सस्टेन इन्वायरमेंट, टू सस्टेन फार्मिंग, टू सस्टेन न्यू जनरेशन, ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में थोड़ी बहुत जिक्र की है, अगर नहीं भी की है तो आगे आने वाला जो एग्रोनॉमी पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी में भी इसको बहुत अच्छे से, यानी कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग में भी इसको हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर के बारे में बात करें तो याद रखिएगा सर एल्बर्ट वार्ड को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर कहते हैं। हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन वही बात है कि कंसीडर नहीं किया गया, बताया नहीं गया, बुकों में डिस्क्राइब नहीं किया गया। इसलिए हम आज भी इन अंग्रेजों को, यानी कि एल्बर्ट वार्ड को हम क्या मानते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर्स मानते हैं, कि इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर्स मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कंसेप्ट दिया था। हालांकि ये जो कंसेप्ट है ये इंडिया से चोरी करके ले जाया गया था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें थोड़ी बहुत चीज़ें याद रख लेंगे कि अल्बर्ट वार्ड को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर कहते हैं। उसके बाद मिनिमम टिलेज के बारे में बात करें कि ऐसा टिलेज जिसमें प्राइमरी टिलेज तो करना है, लेकिन सेकेंडरी टिलेज को हम क्या करेंगे, सेकेंडरी टिलेज को अवॉइड करेंगे, उसको कम करेंगे। वैसे अगर हम बात करें उसे मिनिमम टिलेज कहेंगे। और मिनिमम टिलेज के फादर पूछे तो E.H. फॉल्कनर होता है मिनिमम टिलेज के फादर। प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो एंटन डी बोएरी प्लांट पैथोलॉजी के फादर है। लेकिन इंडिया में याद रखिएगा प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, तो याद रखेंगे E.G. बटलर। कौन है, E.G. बटलर। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। और वर्ल्ड में प्लांट पैथोलॉजी के फादर, यानी कि पूरे संसार में प्लांट पैथोलॉजी पूछे तो एंटन डी बोएरी। आपसे कुछ लिखा हुआ नहीं आए या सिर्फ कुछ मेंशन ना हो, सिर्फ प्लांट पैथोलॉजी के फादर पूछे तो याद रखिएगा एंटन डी बोएरी होगा। लेकिन वहाँ पे इंडिया मेंशन होगा स्पेशली, तब हम लगाएंगे E.G. बटलर। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर एनी बोरलॉग, जिसे हम एन बोरलॉग के नाम से जानते हैं। तो नॉर्मल जो बोरलॉग है इनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इंडिया में 1940 और 43 के दशक में इन्होंने चालू किया था। 1935 में आपको पता है जापान में जो साइंटिस्ट थे वहाँ से लाया गया, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन इंडिया अगर पर्टिकुलरली अपने देश की बात करें, अपने कंट्री की बात करें, तो हमेशा से याद रखिएगा कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया M.S. स्वामीनाथन जी को बोलते हैं, जिन्होंने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर 2004 में 18 नवंबर को चालू किया गया था। एवरग्रीन जो रेवोल्यूशन होते हैं उनके फादर भी M.S. स्वामीनाथन जी को ही बताया जाता है, पढ़ाया जाता है और उन्हीं को माना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर तो नॉर्मन बोरलॉग है, लेकिन इंडिया में पूछे तो हम क्या याद रखेंगे, इंडिया में याद रखेंगे कि M.S. स्वामीनाथन है। इंडियन रस्ट के बारे में बात करें तो केसी मेहता इंडियन रस्ट के बारे में बताया गया था। रस्ट क्या होता है, तो प्लांट पैथोलॉजी की एक टेक्निकल टर्म है। इसके बारे में जब हम प्लांट पैथोलॉजी डिस्कशन करेंगे, पेपर 2 जब डिस्कशन करेंगे तो आपको वहाँ पे हम बता देंगे। आप सबके लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि अपना टेलीग्राम भी है, वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विज चलता है। उसके साथ साथ हम इस पे एग्रोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं। एग्रोनॉमी बहुत बेसिक से चलेंगे। आपने जो भी क्लासेस पेड में पढ़ा होगा वो क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो आई होप कि आप इसे ऐसे कंसिडर करेंगे कि हमें पेड क्लासेस प्रोवाइड कराया जा रहा है बिना किसी अमाउंट के। क्लियर है, चलिए उसके बाद अगर हम अच्छा पेपर 2 के लिए भी बहुत बच्चे परेशान हैं कि पेपर 2 आप नहीं पढ़ाओगे, पेपर 2 मैं पढ़ा दूंगा, इसके लिए परेशान मत हो को। और इतना पढ़ा दूंगा कि 25% आप नंबर ला सकते हो वहाँ से, लेकिन 25 नंबर ऐड करने के लिए, यानी कि आपको और ज़्यादा नंबर लाना है तो खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है, इतना ही पता है कि 85 नंबर तक तो मैं, मतलब 25% तो मैं करवा दूंगा। हॉर्टिकल्चर के फादर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर के जिसे L.H. बेली साहब कहते हैं, तो बेली को हम हॉर्टिकल्चर के फादर कहते हैं। लेकिन इंडिया में पूछे तो याद रखिएगा M.H. मोरी गोडवा को हम फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहते हैं इन इंडिया। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं कि मॉडर्न फादर किसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर का, तो K.L. चड्डा को हम मॉडर्न फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। गोल्डन राइस के बारे में बात किया जाए तो इंगो पोट्रिकस
इंगोपोर्टिकस को हम गोल्डन राइस कहते हैं। इस गोल्डन राइस में विटामिन ए की ज़्यादा मात्रा होता है, और ये सब कैसा वेराइटी है, तो बायो फोर्टिफाई हमारे पास वेराइटी है। उसके बाद हाइब्रिड की बात कहा जाए तो हाइब्रिड याद रखेंगे यू वन लॉन्ग पिंक, यू वन लॉन्ग पिंक। इससे ऐसे लेके याद रखेंगे कि हाइब्रिड चीज़ें ज़्यादातर कहाँ बनता है, चाइना में बनता है। हालांकि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम याद कराने के लिए आपको बता रहे हैं। हाइब्रिड राइस के अगर बारे में बात करें तो वहाँ पे चाइनीज लोग के नाम कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं, यू वन लॉन्ग पिंक। तो यू वन लॉन्ग पिंक याद रखेंगे, हाइब्रिड राइस का फादर माना जाता है। सुपर राइस जीएस खुश को कहते हैं, सुपर व्हीट है। अच्छा, सुपर वाइस भी राइस याद रखिएगा कि जीएस खुश को कहते हैं सुपर राइस के फादर। अच्छा, सुपर व्हीट के फादर पूछे तो एस नागर नागारंजन, नागरंजन क्या हो जाएगा, एस नागरंजन। इनको हम फादर ऑफ सुपर व्हीट कहते हैं। सीआरआई स्टेज सीआरआई स्टेज किसने दिया था, तो बीएल भारद्वाज ने दिया था। सीआरआई स्टेज क्या होता है, तो क्राउन रूट इनिशिएशन होता है। जब हम सोइंग करते हैं वीट को, तो उसमें जब जर्मिनेट होकर पहला इरिगेशन देते हैं तो वो सीआरआई स्टेज पे देते हैं। और ऐसा बताया भी जाता है कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही इरिगेशन है, देन आप किस स्टेज पे अप्लाई करोगे, तो सीआरआई स्टेज पे अप्लाई। चलिए, तो किस स्टेज पे अप्लाई करेंगे, सीआरआई स्टेज पे अप्लाई करेंगे। सीआरआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्राउन रूट इनिशिएशन हो जाएगा। बीएल भारद्वाज ने इसको डिस्कवर किया गया था। और याद रखिएगा कि सोइंग से पहले जो हम इरिगेशन देते हैं उसको पाल्को कहते हैं, और सोइंग के जस्ट बाद जो पहला इरिगेशन देंगे, हर क्रॉप का क्रिटिकल स्टेज जो होता है वो हो जाता है कोर कोर वाटरिंग। बाकी वो तो इरिगेशन का पार्ट है, जब इरिगेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे ही। उसके बाद आता है हमारे पास हाइब्रिड राइस इन इंडिया, तो ई एस सिद्दीकी जिनको हम फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया मानते हैं। और फादर ऑफ हाइब्रिड राइस की बात करें तो योंग इवन लॉन्ग पिंग को हम हाइब्रिड राइस के फादर इन वर्ल्ड मानते हैं। फिर आता है हमारे पास ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के फादर की बात करें कि कौन है ड्रिप इरिगेशन के फादर और किनको कहते हैं, तो आपको याद होगा कि ड्रिप इरिगेशन जिसको हम बूंद बूंद सिंचाई के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको ट्रिकल इरिगेशन के नाम से जानते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन के फादर सिमचब लास है। कौन है, सिमचब लास है। कौन है जी, सिमचब लास है, जिन्होंने 1959 से 1916 में, यानी कि 1959 से 60 के बीच में इन्होंने ड्रिप इरिगेशन का डिस्कवर किया। ये जब जा रहे थे इनके दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे देखा कि थोड़ी थोड़ी बूंद पानी अगर किसी क्रॉप पे भी पड़ रहा है तो वो क्रॉप इजिली ग्रो हो पा रहा है। और ऑब्वियसली बात है, इसके पीछे का कंसेप्ट ये भी है कि जितने भी हम वाटर अप्लाई करते हैं, वाटर का काम क्या होता है, रूट पास के पास पहुंच जाना और सॉइल सोल्यूशन को घोल बनाकर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करवाना। तो हम प्लांट को जो पानी दे रहे हैं वो डायरेक्ट हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से रूट जोन्स में देंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी चीज़ें नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया के लोग इतना नहीं कर सकते। जैसे मान लो ड्रिप इरिगेशन लगाना है तो एमीटर लगाना पड़ेगा, पाइप लगानी पड़ेगी, पीवीसी लगाना पड़ेगा, फिर दूसरा क्रॉप लगाओगे तो पीवीसी हटाओ, फिर टिलेज करो। तो ये सारी प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए अप्लाई नहीं करते। लेकिन सबसे अच्छा माना जाता है ड्रिप इरिगेशन। आप ये भी जानते हैं कि वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा अगर किसी का होता है तो ड्रिप का होता है, 90% से ज़्यादा होता है। लेकिन ड्रिप से भी ज़्यादा अगर किसी का होता है तो मटका विधि, जिसे हम पिचर्स मेथड के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो ड्रिप इरिगेशन सीमाच ब्लास ने 1959 में डिस्कवर किया था, इसलिए फादर ऑफ ड्रिप इरिगेशन पूछे तो सीमाच एंड ब्लास को कहते हैं। बायोडायनेमिक जो ऑस्ट्रेलियन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ स्टीनर, 1924 की बात है। सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के नींव रखा गया था, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या पढ़ते हैं कि बिना किसी सिंथेटिक केमिकल्स का कंपोजिशन का यूज किए हुए हम किसी भी क्रॉप को प्रोडक्शन करते हैं। उस केसेस में देखा यह जाता है कि जब बायोडायनेमिक मतलब लिविंग सब्सटेंस से जो एनर्जी प्राप्त हो रहा है, यानी कि बायो और डायनेमिक का मतलब होना एनर्जी, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके कोई हम फार्मिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स बायोडायनेमिक फार्मिंग कहलाता है। और रिडोल्फ ओके, तो हमने क्या देख लिया अभी तक कि जितने भी फादर हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसके बारे में हमने बात कर ली। और ये जो सेगमेंट है, ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है, 2 स्लाइड है जिनमें हम सिर्फ सेगमेंट और उसके रिलेटेड फादर की बात किए हैं। तो ये सेगमेंट आप बहुत इम्पोर्टेंट समझ के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर बार बार लिख कर खुद से प्रैक्टिस करके याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप बात करते हो तो 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाता है। तो आई होप आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे।
आगे बढ़ते हैं और आगे आज का कंसेप्ट समझते हैं। और अब जो इसके बाद की जितने भी कंसेप्ट होगी वो कंसेप्चुअल होगा और उसे थोड़ा हमें समझने की रिक्वायर्ड होगा और थोड़ी बहुत थ्योरी पोर्शन होगा। बेसिक्स कंसेप्ट समझेंगे और उसके डिफिनेशन समझेंगे। किसका बेसिक कंसेप्ट? तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने जो इंडिया है उसके ज्योग्राफिकल एरिया एंड उसकी रिपोर्टेड एरिया। अच्छा, ज्योग्राफिकल एरिया पढ़ने का क्या मतलब है? ज्योग्राफिकल एरिया को समझने का क्या मतलब है? ज्योग्राफिकल एरिया को समझने का यही मतलब है कि आखिर हम जितने एरिया में रहते हैं उस एरिया में कितने एरिया में हम क्रॉप कल्टीवेशन कर पा रहे हैं, कितने एरिया में हम कोई चीज़ को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कितने एरिया में हम रह रहे हैं, जैसे रोड है, बिल्डिंग है, मकान है, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे हम कल्टीवेटेड कर पाते हैं। तो आखिर कितने एरिया में कर पाते हैं, उसको कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसलिए हमें ज्योग्राफिकल एरिया एंड उसकी रिपोर्टेड को समझने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहले डेटा बेसिस अगर बात करें कि अपना जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर है। अच्छा, एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 328 पॉइंट समथिंग मिलियन हेक्टेयर है। लेकिन लेकिन 28 है, डेट मीन्स 8 से एबव है। तो आपको पता है कि परसेंटेज के बाद जो 5 से एबव होता है तो उसके अगले नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं। तो 329 बोलना कहीं से भी गलत नहीं होगा। 329 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, जो पूरे विश्व में इंडिया की अगर हम बात करें तो 2.4% ये कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब इतना एरिया है वर्ल्ड में। अगर 100% अगर मानते हैं तो उसमें से 2.4% एरिया अपना इंडिया का जाता है। अब बात आता है रिपोर्टेड। अच्छा, ये रिपोर्टेड का क्या मतलब है? रिपोर्टेड का मतलब है कि ठीक है हमारे पास 329 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि हर एरिया को हम रिपोर्ट रखते हैं। गवर्नमेंट हर चीज़ को डॉक्यूमेंटली वेरीफाई कर पाती है। कुछ ऐसे भी एरिया है जहाँ पे हम नहीं पहुँच नहीं पाते हैं। हम वहाँ पे उस चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं और उसका हम रिपोर्ट नहीं ले पाते हैं। तो वैसे एरिया हमारा कहाँ चला जाता है? अनरिपोर्टेड एरिया में चला जाता है। हालांकि वैसे एरिया ज़्यादा नहीं है। वैसे एरिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितना है, तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि 20 से 30 ऐसे मिलियन हेक्टेयर है जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड एरिया की बात करें तो 310 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास क्या है, रिपोर्टेड एरिया। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 329 मिलियन हेक्टेयर, रिपोर्टेड एरिया की बात करें तो 310 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास रिपोर्टेड एरिया। अब आता है इससे कंसेप्चुअली क्वेश्चन, जैसे एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। मतलब क्या हुआ? एरिया अंडर नॉन यूजेस का मतलब क्या है कि वो एरिया जो एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आता। जैसे मान लो 329 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास जमीन है, तो जरूरी नहीं है कि 329 मिलियन पे हम क्या करते हैं, क्रॉपिंग कल्टीवेशन करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम उसमें फार्मिंग कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो जो एरिया हम कल्टीवेट नहीं कर पा रहे, जिस एरिया पे हम कल्टीवेशन यानी कि फार्मिंग नहीं कर पा रहे, डेट मीन्स हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। जो मतलब खुद ही बता रहा है हमारे पास, अगर देखें इसका जो टॉपिक है वो खुद ही कह रहा है कि इसका आंसर क्या है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्र, अंडर मतलब उसके अंदर, किसके अंदर, नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, जो एग्रीकल्चर यूजेज के लिए नहीं है। अब जैसे आपकी बिल्डिंग, आपका घर जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे तो एग्रीकल्चर होता नहीं है। रोड जिस साइड पे हम चलते हैं वहाँ पे तो कोई एग्रीकल्चर हो नहीं रहा है। तो ये सारे पार्ट, जैसे जहाँ पे रिवर है वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, कैनाल है ये भी हमारे पास रिवर नहीं हो रहा, ये एग्रीकल्चर में यूजेज हो रहे हैं, लेकिन उस एरिया में, उस जगह पे हम कोई एग्रीकल्चर क्रॉप कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे। उस एरिया को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। क्लियर है? ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि एक ऐसा एरिया जो एग्रीकल्चर के काम की चीजें नहीं है, जिसमें एग्रीकल्चर कल्टीवेशन नहीं होता, जिसमें कोई एग्रीकल्चर फार्मिंग, कोई प्रोडक्शन नहीं ले पाते वहां से। हालांकि उस एरिया को हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से एग्रीकल्चर में काम ले सकते हैं। जैसे रिवर है, कैनाल है, हम एज ए इरीगेशन यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन उस रिवर में, उस कैनाल में कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाते। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये जो एरिया है नॉन एग्रीकल्चर यूजेज है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। एक हमारे पास होता है कि जो, मतलब हम ये ऐसा कह सकते हैं कि जो ऐसा एरिया जो नॉन कल्चरेबल है, जिस पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। देखो, एक तो टोटल एरिया हो गया, उसमें से कुछ ऐसा एरिया जिस पे हम नहीं करते, कुछ ऐसा भी एरिया होगा जो एग्रीकल्चर का होगा लेकिन वो बंजर होगा। बंजर मतलब उस पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, कल्टीवेशन नहीं कर, जैसे डिजर्ट है यहाँ पे नहीं कर सकते, माउंटेन है इस पे, माउंटेन के कुछ पार्ट पे नहीं कर सकते। ये एरिया किस पे कंसिडर किया जाएगा, इस एरिया कंसिडर किया जाएगा नॉन कल्चरेबल लैंड। यानी कि यहाँ पे हम कल्चर नहीं कर पा रहे, कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि कल्चर का मतलब क्या होगा, कल्टीवेशन। तो एबल का मतलब जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन कल्चरल लैंड। कल्चरल वेस्ट लैंड, कल्चरल वेस्ट लैंड का मतलब है कि वो कल्चरल तो है लेकिन 5 सालों से, पिछले 5 सालों से हमने उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं किया।
पिछले 5 सालों से हमने क्या नहीं किया, कोई कल्टीवेशन नहीं किया। जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो, आप अपने पढ़ाई में लगे हो, तैयारी में लगे हो, आपने 5 सालों से कोई चीज़ की तैयारी छोड़ चुकी है। मतलब हम मान लेते हैं कि कोई चीज़ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी जॉब की, और उसको हम 5 साल से मतलब छोड़ चुके हैं। अब हमें ये मन कर रहा है कि अब उससे हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पिछले 5 साल का अगर आपका एज देखे, गैप देखे, जो ड्यूरेशन देखे, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट तो थे, लेकिन आपने 5 साल से गैप ले लिया, आपने 5 साल का ब्रेक ले लिया। यानी कि एक ऐसा एरिया जो एग्रीकल्चर एरिया है, जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, लेकिन पिछले 5 साल से उस पे हमने कोई कल्टीवेशन नहीं किया, कोई फार्मिंग नहीं किया, किसी भी कारणवश, चाहे वो नेचुरली हो, चाहे वो आर्टिफिशियली हो, उस एरिया को हम कहते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। यानी कि कल्चरेबल है, लेकिन अभी के लिए वेस्ट वेस्ट है। वेस्ट दैट मीन्स कि 5 साल से हमने उस पे कोई कल्टीवेशन नहीं किया, किसी भी कारण से हो। सिर्फ इतना याद रखना है कि एक ऐसा एरिया जो कल्टीवेटेड तो है, उस पे हम फार्मिंग कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन 5 सालों से हमने नहीं किया। अब हमें फार्मिंग करना है तो वहाँ का मिट्टी को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, वहाँ की हर चीज़ें इम्प्रूवमेंट करके हमें फिर से कल्टीवेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कल्चरेबल वेस्टलैंड हो। उसके बाद एक होता है करेंट फ्लो। करेंट फ्लो का मतलब क्या होता है? करेंट फ्लो का मतलब होता है कि हम क्रॉपिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं। मान लो कोई क्रॉप है, कोई हमारे पास एरिया है, कोई फील्ड है, उस पर हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल हमने उस पर कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं किया। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी जैसे हमारे पास जो सीजन चल रहा है, जैसे अभी मान लो रबी सीजन चल रहा है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट पे है। अभी हम रबी सीजन की बात करें तो इसके बाद जायद आएगा। तो जायद में हम कोई कल्टीवेशन नहीं कर रहे, ना खरीफ में कर रहे, ना रबी में, पूरे साल हमने छोड़ दिया। अब पूरे साल जो हमने छोड़ा है, एक साल के लिए उसको क्या कह दिया, स्किप कर दिया हमने, मतलब छोड़ दिया ना किसी से समय के लिए, तो उसको हम कह देंगे करंट फ्लो। मतलब इस समय हम इस एरिया पे कोई कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स ये एरिया क्या हो जाएगा, करंट फ्लो। मतलब वो फसली क्षेत्र जिस पे प्रतिबंध अभी हमने लगा दिया, छोड़ दिया है, बाद में हम इस पे यूज करेंगे, करंट को छोड़ा है, उसको हम क्या कहेंगे, करंट फ्लो। उसके बाद आता है नेट स्वेन एरिया। नेट एरिया स्वेन या नेट स्वेन एरिया होता है, दोनों को बोल सकते हैं, नेट स्वेन कह दी या नेट एरिया स्वेन कह दी। नेट स्वेन एरिया का मतलब होता है, मान लेते हैं कोई फार्मर है, उसके पास एक्चुअली फील्ड कितना है। जैसे अपन कहीं जॉब करते हैं तो नहीं कहते कि आपका नेट सैलरी कितना है। नेट सैलरी मतलब आपका एक्चुअल सैलरी कहाँ कितना है, मतलब कितना मिलता है कुल मिलाकर। तो ये नेट होता है। नेट मतलब आप ऐसे समझो कि किसी के पास 15 हेक्टेयर जमीन है, तो वो नेट हो गया। इसी के आगे एक कंसेप्ट आता है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ग्रोस या टोटल क्रॉप्ड एरिया। तो इस 15 हेक्टेयर, सिंपल से समझते हैं, 15 हेक्टेयर जो है वो नेट हो गया, क्लियर है। अब किसान के पास, मान लेते हैं कोई किसान है जिसका नाम है रामू, उसके पास 15 हेक्टेयर जमीन है। तो ये 15 हेक्टेयर जो जमीन है, इसका नेट एरिया स्वेन या नेट स्वेन एरिया हो गया। मतलब इस पे कल्टीवेशन कर सकता है, जितना पे वो कल्टीवेशन करना चाहता है। 15 हेक्टेयर उस पे कल्टीवेशन करना चाह रहा है, उसका इतना जमीन है, वो नेट स्वेन एरिया हो गया। अब इस रामू का, मतलब इस रामू के पास 3 प्रकार के सीजन मिलेगा, इनको सबको मिलेगा। हमारे पास जो सीजन है वो 3 है मेन। ऐसे 2 ही सीजन मेन माना जाता है, लेकिन हम कंसीडर कर लेते हैं 3 सीजन हमारे पास है। पहला रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। सीक्वेंस वाइज चले तो खरीफ, रबी, जायद, यही 3 सीजन होता है। इस रामू ने क्या किया, 15 जो हेक्टेयर इसके पास स्वयं एरिया था जिसपे ये कल्टीवेशन करता था, उसमें से रबी में 10 हेक्टेयर यूज कर लिया, जायद में 15 हेक्टेयर का 15 हेक्टेयर यूज किया, और उसके बाद इन्होंने खरीफ में 10 हेक्टेयर यूज किया। तो 15, 10 और इसके बाद हम बात करें तो 5, जितना भी यूज करें, तो टोटल मिलाकर 10, 15, 25, 5, 30 हेक्टेयर यूज कर लिया। लेकिन इनके पास एक्चुअल में कितना है, 15 हेक्टेयर। यूज इन्होंने कितना किया, 10 हेक्टेयर, 30 हेक्टेयर। अब आपके पास जितना भी जमीन है, तीनों सीजन के मिलाकर जो आपने यूज किया उस जमीन को, वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रोस क्रॉप एरिया हो जाएगा। जो आपके सच में जितना बोने लायक जमीन है, जितना सोइंग करने लायक जमीन है, वो आपका क्या हो जाएगा, नेट सोइन एरिया हो जाएगा। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो दिस प्रेजेंटेशन द टोटल एरिया व्हेन दिस क्रॉप आर ऑर्चर्ड। मतलब क्रॉप लगाओ, ऑर्चर्ड लगाओ, फल लगाओ, फूल लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई भी कल्टीवेशन कर रहे हो, वो हो जाएगा नेट स्वेन एरिया जो आपके पास है। क्लियर है, तो नेट स्वेन एरिया भी हमारा क्लियर हो गया। टोटल ग्रॉस एरिया या टोटल कल्टीवेटेड एरिया भी बोल सकते हैं। तो टोटल या ग्रॉस का मतलब होता है कुल मिलाकर। कुल मिलाकर मतलब जैसे मान लेते हैं हमारे पास 15, अभी हमने समझाया आपके पास 15 हेक्टेयर जमीन है, 15 हेक्टेयर में से 10 हेक्टेयर खरीफ में यूज कर लिया, 10 हेक्टेयर रबी में यूज कर लिया, और 15 का 15 हेक्टेयर हम यूज कर लेते हैं जायद में। टोटल मिलाकर हमारे पास कितना हो गया, 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35। तो 35 हेक्टेयर हमारे पास क्या हो गया, ग्रोस क्रॉप हो गया, ग्रोस क्रॉप हो गया, मतलब ग्रोस मतलब टोटल मिलाकर। लेकिन नेट कितना है, नेट 15 है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, नेट और ग्रोथ। और इसी बेसिस पे
हम जब आगे पढ़ेंगे एग्रोनॉमी जब स्टार्ट करूंगा मैं कल से, तो एग्रोनॉमी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे CI यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालते हैं, फसल संयंत्रण निकालते हैं। तो जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो इसी बेस पे काम करेगा कि आपने कितना उस जमीन का यूज किया, आपके पास है कितना, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, जितना परसेंटेज आएगा आपने उतना परसेंट उस जमीन का यूज किया है। तो ये हम जब पढ़ेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी, वहाँ पे हम आपको समझा देंगे। इसलिए मैंने बोला है कि जनरल एग्रीकल्चर में ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत बेसिक पता होनी चाहिए। अब जब क्रॉपिंग इंटेंसिटी पढ़ाऊँ और उस समय आपको पता ही नहीं चले कि नेट क्या होता है, ग्रोस क्रॉप क्या होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे पजल्स हो जाएंगे, आपसे वो इक्वेशन नहीं बन पाएगा। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडिया का हमारे पास नेट सोइन एरिया कितना है, इंडिया का ग्रोस क्रॉप एरिया कितना है, और इन दोनों के बेसिस पे बताइए कि इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है। अच्छा, थोड़ा सा अगर बात कर ही रहे हैं तो याद रखिएगा, नीड स्वेन एरिया अगर इंडिया के बारे में पूछे कि टोटल कितना एरिया है हमारे पास जहाँ पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, कि हाँ ये जो एरिया है ये लोकेटेड है कल्टीवेशन के लिए, कितना है, तो ये हमारे पास 141 यानी कि 141 मिलियन हेक्टेयर कल्टीवेटेड लैंड यानी कि नेट स्वेन एरिया है उसके आधार पे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछे कि ग्रोस क्रॉप एरिया कितना है, तो याद रखिएगा 219 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास क्या है, यानी कि 219 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास क्या है, तो ग्रोस क्रॉप एरिया है। अब जो मैंने बताया है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है, आप अभी लिख लो और आपके लिए होमवर्क है कि आप घर से बना के आओगे, या अगर देख रहे हो इस वीडियो को उस समय बनाओ, पॉज करो, रोक कर पहले इक्वेशन को बना लो और कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि आपका राइट आंसर क्या है। चलिए, अब ग्रोस क्रॉप एरिया हम बता देते हैं कि 229 मिलियन 19 मिलियन हेक्टेयर है, 29 नहीं 19 मिलियन हेक्टेयर है, 19 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद नेट स्वेन एरिया की अगर बात करें तो 141 मिलियन हेक्टेयर, नेट बता दिया और ग्रोस बता दिया। अब इक्वेशन लिख लो आप लोग, इक्वेशन ये है कि ग्रोस क्रॉप एरिया मतलब जितना आपने यूज किया वो, और नेट स्वेन एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या निकल के आएगा, CI निकल के आएगा, यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल के आएगा। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, चूंकि हमने ग्रोस और नेट दोनों बता चुके हैं। अब सबसे लास्ट पॉइंट बात करते हैं कि हमारे इंडिया में कितने टाइप्स के फार्मर होते हैं या फार्मर के क्या कैटेगरी है। जैसे आपके मन में डाउट होगा कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से जमीन कम है, या 5 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर या ज़्यादा है या कम है जो भी है, तो आपको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाए, किस कैटेगरी के अंदर रखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंड। ठीक है, मतलब जमीन होल्डिंग के बेसिस पे, लैंड होल्डिंग कैपेसिटी के बेसिस पे आपको अलग अलग फार्मर के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। तो आप अपना जरूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरीज में आते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, सबसे पहले मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर वो फार्मर होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो, यानी कि लैंड होल्डिंग कैपेसिटी मार्जिनल फार्मर के पास कितना होता है, 1 हेक्टेयर से कम होता है। स्मॉल फार्मर 1 से 2 हेक्टेयर। और इंडिया की अगर हम बात करें तो 85 से 86 मोर देन 85 से 86% जो फार्मर होते हैं वो मार्जिनल और स्मॉल होते हैं। और इस दोनों में कैटेगराइज अगर करना है, सबसे पहले रखना, प्राथमिकता देना है, तो मार्जिनल फार्मर है। ठीक है, तो मार्जिनल फार्मर लेस देन 1 हेक्टेयर, स्मॉल फार्मर 1 से 2 हेक्टेयर, दोनों को मिला देते हैं, दोनों को अगर हम काउंट करते हैं तो इंडिया का 85% जो फार्मर का पॉपुलेशन है वो मार्जिनल है, स्मॉल फार्मर का है। देन हमारे पास आता है सेमी मीडियम फार्मर जो 2 से 4 हेक्टेयर रखता है। मीडियम फार्मर जिसके पास जिन फार्मर के पास 4 से 10 हेक्टेयर है, तो उनको हम कंसिडर करते हैं मीडियम फार्मर में, यानी कि मध्य वर्गीय में शामिल करते हैं। देन हमारे पास आता है लार्ज फार्मर जो अगर हम कंसिडर करें तो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है। ऐसे कोई आंकड़ा नहीं है, कोई डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि 3 से 4% हमारे पास लार्ज फार्मर का कैटेगरीज है। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये एग्जाम से आपने ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे पास टोटल फार्मर का पॉपुलेशन किस कैटेगरी में आता है। तो 85 टू 86 जो परसेंटेज पॉपुलेशन है फार्मर का, वो मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर के अंदर ही आता है, जिनके पास 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर से कम ही जमीन है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आज हमारा जनरल एग्रीकल्चर का लास्ट क्लास हो गया, जिसमें हमने पहले बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर की बात की, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज की बात की, उसके रिलेटेड ब्रांचेस की बात की है, उसकी हिस्ट्री की बात की कि कैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, कैसे एग्रीकल्चर का विकास हुआ, इवेल्युएशन ऑफ मैन, इवेल्युएशन ऑफ एग्रीकल्चर हमने बात की। देन एक एक ब्रांचेस को अच्छे से डिस्क्राइब किया। फिर उसके आगे जितने भी टर्म्स थे, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर से इम्पोर्टेंट टर्म है, कोई बेसिक प्रिंसिपल है, क्या किसे कहते हैं, वो सारा चीज़ हमने एक एक करके, अच्छा नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में भी हमने जिक्र कर ली। दैट मीन्स जनरल एग्रीकल्चर का मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया, इतना करवा दिया कि कोई लोग जो पेड क्लासेस में पढ़ाते हैं वो मैंने आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया,
तो आई होप, मुझे ये विश्वास है, मुझे आशा है कि आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास की तरह नहीं देखेंगे। ये कोई डेमो नहीं है, ये एज अ पेड क्लासेस है जो आपको बिना किसी अमाउंट के, बिना किसी फीस को पढ़ाया जा रहा है। तो इसको नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स को हम चेक करेंगे। चेक कहाँ हो पाएगा? तो अगर ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे डेली क्विजेज कराई जाती है और टेलीग्राम आईडी भी, टेलीग्राम चैनल भी है। आपका ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जुड़कर आप डेली क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आने वाली जो भी एग्जाम में है उसमें आपको 1% इन्हांस 1% उसमें आपको सहायता मिले। ठीक है, बाकी ओवर करते हैं सेशन को। जनरल एग्रीकल्चर समाप्त हुआ। आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि एग्रोनॉमी हम समाप्त करने वाले हैं। एक दिन का ब्रेक लेंगे, हो सकता है तो, नहीं तो फिर कंटिन्यू करेंगे एग्रोनॉमी का। इसका प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। अगर आपने पिछले 4-5 वीडियो, 6 वीडियो नहीं देखा है तो वो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।